वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज आपके सामने फिर से वही T20 यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज क्वेश्चन को देख के बिल्कुल जो कहते हैं ना सर माथा में चक्कर आ जाना, बिल्कुल चक्कर आ जाएगा आज। अब ये समझ नहीं पा रहे सर, आप लिखते हो ग्रुप डी और पढ़ाते हो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप भी अपने आप को आंकिए ना, तैयारी कैसी है। क्योंकि देखा जाए तो साल भर से तो पढ़ रहे हैं, 2019 में वैकेंसी आई थी, पूरा 2019 पढ़ाया, 2020 चौथा महीना ये गुजरने को है, तैयारी तो जबरदस्त होनी चाहिए आपकी। हाँ, ऐसे ही कहो, ऐसे ही बातचीत करो, मम्मी पापा सब यही के सब यही रिलेशन, पूरा रिश्ता यही बना लो, शादी ब्याह सब कुछ यही कर डालो, जॉब भी यही ले लो, जॉब भी यही ले लो, यही जॉब है, यही काम ही है। बिल्कुल सही, कीप इट अप। नहीं, और देखो, और जो मैं बता दूं, जो अभी होना था 6:45 पे, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं हो पाया, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। 7:45 पे इवेंट पे जुड़िएगा जरूर, 7:45 पे इवेंट पे जुड़िएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी साइंस को लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी पे। चलिए, तो आप देखते हैं कि क्या क्या होना है आज टॉप 20 एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी का आदर्श वाक्य है। जल्दी, कौन सा एनसीसी का आदर्श वाक्य है। योगेश जी, आप भी 90 से पार करो ना, आपको भी तो समय मिला है, सबको एक बराबर मिला है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, एनसीसी के आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो एकता और, अब एक काम करना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब की जो मोटो है वो मेंशन कर लेना अपने नोटबुक में, अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना हर हाल में, ताकि आपकी तैयारी आधी अधूरी ना रहे। सर, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को किया गया, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी इनके डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। मोहन जी, जो 6:45 का इवेंट था बच्चे, आप 7:45 पे 7:45 पे जुड़ना, मैंने उसे शिफ्ट करा दिया है 7:45 पे। तो मैं आप सबको बता दूं, जुड़िएगा जरूर, ताकि आप साइंस के जो सिलेबस देख सके आसानी से कि क्या क्या मेरा छूट रहा है, मेरी तैयारी कैसी है। अब आपके सामने कुछ लिस्ट मिल रहा है आपको, अब आपके सामने कुछ लिस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा आपके लिए। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। अगर हम एयर स्टाफ की बात करें, वायुसेना अध्यक्ष की बात करें राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आर्मी स्टाफ की बात करें यानी आर्मी चीफ की बात करें मनोज मुकुंद नरवाने, और करमबीर सिंह नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये सब कुछ लिस्ट है, प्रोवाइड करा दिया गया है, बिल्कुल याद कर लेना, रट्टा मार लेना, याद कर लेना, रट मार लेना। समीर शर्मा, आज आप क्लास नहीं आए, क्लास हुआ था 9:30 बजे, देखो अंडर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिस्पेंस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता है सर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के समक्ष भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखा जाना है। क्वेश्चन नंबर 2। अमरजीत कुमार, फिजिक्स के जो है वो 6 से 7 हुए हैं, आप नींद में हो अभी भी,
आप अभी भी नींद में हो, इसीलिए आप अपने आंख को धो लो और थोड़ा सा चेहरा को फ्रेश करो। आनंद से ये छोटा डीआरडीओ का जो है वो मोटो देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा बच्चे। तो कहता है सर आर्टिकल नंबर, यानी सीधा सीधा शब्दों में ये नहीं कहा बजट, क्योंकि बजट शब्द हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। क्या कहता है कि सर वो एक फाइनेंशियल ईयर में, हिंट तो मिल गया आपको, भारत सरकार की जो इनकम है, भारत सरकार का जो खर्च है, उसका जो विवरण रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा? पार्लियामेंट में, आर्टिकल नंबर 112 के तहत। 110 की बात करें, मनी बिल, मनी बिल उल्लेख नहीं है, याद रखना उल्लेख नहीं है, ठीक है। 109 की बात करेंगे सर, तो मनी बिल को पेश करने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल नंबर 109 है। मनी बिल का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल नंबर 110 है। और विनियोग बिल की बात करेंगे, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114। तो विनियोग बिल क्या है बच्चे? कहता है सर सरकार द्वारा संचित निधि की बात करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड की बात करेंगे, डेटेड फंड की बात करें तो संचित निधि से जो हम पैसा मनी निकालेंगे उसकी मंजूरी दिलाने के लिए संसद में जो विधेयक पेश किया जाएगा उसे विनियोग विधेयक कहते हैं, जिसका प्रावधान 114 में है। जबकि अनुच्छेद 266 संचित निधि कहता है, 267 आकस्मिक निधि कहता है, 267 आकस्मिक निधि कहता है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई परेशानी यहां तक है? जरा कमेंट बॉक्स में बता दो सर। बिल्कुल थंबनेल यही था, इसीलिए तो मोहन जी वो मिस्टेक थी इसलिए हटा दिया गया थंबनेल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा दी है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, सुखमय चक्रवर्ती, जीएस चड्डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी। महारत्न वाली लेक्चर सर क्यों 14 मिनट हुआ भाई? टेक्निकल ग्लिच से अब क्या करें बताओ। आर्टिकल 15 बिल्कुल कमेंट दिखता है आप। तो महबूब उल हक ने सबसे पहले HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कॉन्सेप्ट को बल दिया। अब जरा बताएंगे महबूब उल हक जो हैं वो किस देश के अर्थशास्त्री? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? मैंने पूछा कि सर जो महबूब उल हक जो हैं अर्थशास्त्री वो किस देश के हैं? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? जरा कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। चलिए किसने कहा पहले? पवन राव पाकिस्तान कह रहे हैं, मनीष कुमार भी पाकिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा सब पाकिस्तानी के चक्कर में हो, बांग्लादेश भी है। बिल्कुल देख लो, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया, जारी किया, इंट्रोड्यूस किया। यानी कहां के अर्थशास्त्री हैं ये? पाकिस्तानी हैं। कहां के? पाकिस्तानी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 के बाद से ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है HDI को प्रकाशित करने के लिए मानव विकास की अपनी अवधारणा को, कॉन्सेप्ट का उपयोग किया। अगर मैं अभी बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 की बात करें तो टॉप पे नॉर्वे है, इंडिया का पोजीशन 129, अंतिम नाइजर। सर आप ये श्योर रखो 7 से 8 वाले सेशन में ज्वाइन करिए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा।
जो छोड़ा जाएगा। हाय दीपा, पीयूष भी कहेंगी उधर, पीयूष बस बहुत, यही लड़का तो यही करता ही है। ये लड़का बिल्कुल ना जवाब देगा ना कुछ और करेगा, केवल हाय हेलो करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर द नैनार? नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? जल्दी। एसएससी के एग्जाम कब तक होंगे? स्नेहा, आप ये बात मानकर चलो कि जो एसएससी एग्जाम है वो जैसे ही 3 मई के बाद नए शेड्यूल जारी होंगे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, देखो एसएससी क्या कहता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल। नैनार कौन है सर? शिव के भक्त हैं, लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, यानी लॉर्ड शिवा, महादेव, महादेव के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। ठीक है, कहता है सर 6ठी से 8वीं शताब्दी में नैनार 63 संतों का एक समूह था जो तमिलनाडु में हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। नैनारों के नाम पहले सुंदरर द्वारा संकलित किए गए थे। किसके द्वारा? सुंदरर द्वारा संकलित किया गया था, कंपाइल किया गया था। तिरुमुरई संग्रह के लिए कवियों द्वारा सामग्री के संकलन के दौरान नंबेदर नाबे द्वारा सूची का विस्तार किया गया था। कहां? ये तमिलनाडु की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं। Who among the following Mughal emperor was a follower of नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार? कौन मुगल सम्राट नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? गुप्ता जी, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, आप झूठ मूठ अपने दिमाग पर लोड मत ले लो, ठीक है? तो सर बाबर ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर जो मुगल डायनेस्टी का फाउंडर रहा है, भारत में बारूद का जन्मदाता रहा है, भारत में तोप का जन्मदाता रहा है, भारत में चार बाग शैली का जन्मदाता रहा है। यानी कौन? बाबर। समझ में आ रहा है? अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग, हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक जो 2 बार गद्दी पर बैठा, 1523 और 1555। नक्शबंदी जो ऑर्डर है, स्थापना बाहिबिल्ला द्वारा किया गया है और इस आदेश को बाबर द्वारा भारत में लोकप्रिय बनाया गया था, जो नक्शबंदिया के नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के प्रति समर्पित था। देख लो, मतलब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अजीत कुमार जी को सर मैं पढ़ा रहा हूं इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो क्रिकेट मैच, वो हॉकी मैच के चक्कर में है। अरे यार, आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे टाइप कर दो डेल्टा स्टोरी क्या है ना, ये पढ़ पाओगे ना वो पढ़ पाओगे। आप जैसे बच्चों से पूछा जाता है सर बाबर के पिता का नाम क्या था, तो आप बताओगे अकबर के पिता का नाम। क्या यार। संयुक्त राष्ट्र के ससाकावा पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिए गए कार्यों की मान्यता पर दिया जाता है? तो सर डिजास्टर रिडक्शन, यानी आपदा न्यूनीकरण, आपदा को कम करना। कहता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ससाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बात समझना, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र के ससाकावा पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया गया? मैंने बताया आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में। अब ये समझ लो कि सर 2019 का ससाकावा पुरस्कार किसे मिला? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा जी को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ससाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है।
यह संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और निप्पॉन फाउंडेशन के लिए संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। याद कर लो मेरे डियर, माय डियर, ये ऐसा नोट्स आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये नोट कर लो। 1986 में निप्पॉन फाउंडेशन के संस्थापक कौन हैं? श्री रायोची ससाकावा, जिन्होंने 3 पुरस्कारों की स्थापना की है। 3 पुरस्कारों की स्थापना की है। कौन कौन? आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए ससाकावा स्वास्थ्य पुरस्कार नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए ससाकावा पर्यावरण पुरस्कार नंबर 3। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं ससाकावा पुरस्कार के तहत। ठीक है। ट्रिपल नया प्रारूप है, तो ट्रिपल किसका नया प्रारूप है? किस खेल का नया प्रारूप है ट्रिपल? मुक्केबाजी, जूडो, शतरंज या बैडमिंटन? जल्दी दिनेश जी क्या करिए बता दो, कितने जुड़े हैं? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो कहता है सर बैडमिंटन ट्रिपल किस खेल का नया प्रारूप है? बैडमिंटन का नया प्रारूप है। ट्रिपल यानी 3 खिलाड़ी खेलेंगे, 3 खेलेंगे। अजीत कुमार, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज नेगेटिव कमेंट मत फैलाओ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना सर। बिल्कुल। कहता है सर एक नया प्रारूप लॉन्च किया गया जिसे ट्रिपल्स कहा जाता है, जहां कम से कम एक महिला की उपस्थिति में प्रत्येक 3 खिलाड़ियों की टीम के बीच मैच होगा। यानी 3 प्लेयर होंगे जिसमें से एक फीमेल प्लेयर मस्ट कर दिया गया है। फीमेल प्लेयर मस्ट कर दिया गया है। ठीक है। हु इज करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो, मौरूफ अमीन, पून महारानी, मोहम्मद हट्टा अली। सर आज का यूपीपी जीके अपलोड नहीं हुआ बच्चे, मैंने अपने टेलीग्राम में सेंड किया क्लास के बाद ही। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? किनका किनका चालान कट गया जरा इस क्वेश्चन में जरा बताना, और अगर कटा होगा ना तो जरा स्माइली भेजना। यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? हे भगवान क्या होगा इनका? और ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहां के चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति मुरूफ अमीन, डीपीआर अध्यक्ष पून महारानी, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हट्टा अली। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडोनेशिया के पीएम कौन है? जल्दी, इंडोनेशिया के पीएम कौन है? ओह नो, ये तो वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने प्रेसिडेंट देख लिया। तो देखो ना सही से, गलती क्यों देखते हो बताओ? देखो सबका तुक्का लग गया है, सब तुक्का लगाते हो। यही गलती होता है सर एग्जाम हॉल में। बताओ इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जल्दी बताना। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 2019 में दूसरी और अंतिम बार 5 वर्ष के लिए पदभार ग्रहण किया है।
जोको विडोडो दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश के आधुनिकीकरण के लिए काम किया। यानी क्या कहता है कि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है, देश है, और यहां पीएम नहीं होते हैं, याद रखना, पीएम नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया May 21 इज ऑब्जर्व्ड एज, भारत में 21 मई को किस रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल 1967 में पीएम का पोस्ट खत्म कर दिया गया था। तो भारत में 21 मई को मनाते हैं सर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। बात समझना, एनआरआई डे की बात करेंगे सर, ये कब मनाते हैं? 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में। नेशनल यूथ डे की बात करेंगे 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? तो एनआरआई डे की बात करेंगे 9 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें 12 जनवरी, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, और 11 मई को ही राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ठीक है, राष्ट्रीय की वर्ल्ड है, देख लेना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है शायद, हाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, सॉरी 11 मई को। 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को, याद रखना। 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, केवल अगस्त के महीने हैं, केवल जनवरी के महीने हैं। तो 12 जनवरी में आप राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे राज्य, पूरे अपने देश में माहौल बनाओ, और फिर पूरे विश्व में छा जाओ अगस्त के महीने तक। 21 मई को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्यों? जिनकी हत्या तमिलनाडु में 1991 में कर दी गई थी, 1991 में कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? जल्दी। एक काम करो, जितना डे है सब लिखी दो आज, फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो क्या होगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, और 2 चैनल बनाए गए हैं ताकि आप सब्सक्राइब जरूर करें डेली लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम के लिए। नागालैंड भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? नागालैंड को करता है, क्योंकि 370 खत्म कर दिया गया है, 370 खत्म कर दिया गया है। तो अब देखो 371 का ए से लेकर जे के बीच कहां मिलेगा सर ये सब इंफॉर्मेशन? 71 की बात करेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष अधिवेशन, विशेष प्रावधान, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, असम के लिए विशेष प्रावधान, देख रहे हो ए बी, फिर मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल डी एंड ई आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, 371 एफ सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, और जे की बात करेंगे तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हैदराबाद कर्नाटका रीजन, कर्नाटका रीजन। यानी 371 से का ए से लेकर जे तक संपूर्ण रूप से आप यहां देख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स वाज सेट अप वाइड पार्ट थर्ड ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 में कितने क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी? 8, 7, 6 या 5? चलिए विनोद पंडित जी आ गए, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको पता है भैया, जब आएगा एग्जाम हॉल में तब पूछना कि सर आएगा कि नहीं आएगा। सो
एक काम करते हैं, आप सबको ना सेटर बना देता हूं कि अपने अपने क्वेश्चन सेट करिए और अपना अपना रिजल्ट डिक्लेयर करिए। तो कितने क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है? 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है। कौन कौन, ये देख लो, धुंधला दिखेगा लेकिन पीडीएफ में बिल्कुल अच्छा दिख जाएगा आपको। नॉर्थ जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और साउदर्न जोनल काउंसिल। ये पूरे राज्य को डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान प्रदान करता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होगा? जल्दी, पहली बार देखे ना, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आप पहली बार देखे हुए, जल्दी। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के तहत जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होगा, जवाबदेह नहीं होगा। 360 की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, 74 मंत्रिमंडल आपको पता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को कानूनी दायित्व से संरक्षण प्रदान करता है। वह अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए, कानूनी दायित्व के लिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का आनंद लेता है। अपने कार्यालय के दौरान वह किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। 53 की बात करेंगे सर, एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और 74 की बात करेंगे तो एक मंत्रिमंडल का प्रावधान है जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगा। शाहिद कपूर, क्लास शुरू हुआ बच्चे 7 बजे। कौन सा कानून निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 348 की बात करेंगे। कहां सर? सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी प्रोसीडिंग होंगे, जितने भी प्रोसीजर होंगे, जितने भी वर्क होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होगा। आर्टिकल नंबर 348, 348। ठीक है, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा 348 है। 345 की बात करेंगे तो राज्यों की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेजेज और लैंग्वेज किसका? राज्यों की आधिकारिक भाषा 345। क्वेश्चन नंबर 14, मंत्रि परिषद के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। और फिर से बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल कि 7:45 में जुड़ना ताकि पता चलेगा रेलवे का सिलेबस। देखो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर अनअकैडमी, ये इसलिए ताकि अगर आप जुड़ना चाहें तो भी इंफॉर्मेशन वैसे बच्चों के लिए जो इनको जरूरी है, और अगर वो जुड़ना नहीं चाहें फिर भी आप कम से कम सिलेबस देख लेना, क्या क्या सिलेबस है, क्या कुछ चेंजेस हुआ है क्या। कहता है सर भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15% टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कुल सदस्य से 15% से अधिक नहीं होगा। दैट मीन्स क्या कह दें हम, 552 सदस्य का 15% निकाल लो, लगभग 80 से 85 के बीच देखने को मिलता है। अब आप पार्लियामेंट कहोगे, पार्लियामेंट कतई नहीं होगा डियर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कहां का होगा? लोकसभा का होगा, लोकसभा का
होगा। मुझे पता है कि आज आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सर इतने सॉलिड कंटेंट मिलेंगे आपके, जो आप रिवीजन करोगे तो मजा आ जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रि परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि और मंत्रियों को संसद सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करते हुए नामचा बरवा में यू टर्न लेती है? सिंधु, तीस्ता, बराक या ब्रह्मपुत्रा? जल्दी जल्दी बताओ। रानी कुमारी, क्या क्वेश्चन है बताओ आपका बच्चा? बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश भी पढ़ाया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करते हुए नामचा बरवा में यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्रा, अरुणाचल प्रदेश के पास। नामचा बरवा कहां? अरुणाचल प्रदेश के पास। ब्रह्मपुत्रा टर्न लेते हुए पूरब से, ईस्ट से इंटर करते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में चला जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। तीसरा की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच बाउंड्री बनाएगा। ठीक है। नामचा पर्वत तिब्बती हिमालय में 7757 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्वत शिखर है। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी नामचा पर्वत तक पहुंचने पर एक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करता है। प्लेग्स एंड द पीपल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? विलियम एच मैग्निल, डब्ल्यू आई थॉमस, रेचल कॉर्सन, डेविड कैनाडाइन। क्वेश्चन नंबर 16। आज अच्छा बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बताओ सेशन कैसा लग रहा है? आकाश सर कह रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है, बताओ। आकाश सर भी सेशन एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, धंस रहा है क्वेश्चन, धंस रहा है आज तो हमें लग रहा होगा ऊपर ही ऊपर पार हो रहा होगा, ऊपर ही ऊपर पार हो रहा होगा। प्लेग्स एंड द पीपल्स पुस्तक के लेखक विलियम एच मैग्निल हैं, और ये जो बुक का एंड ऑथर है, बिल्कुल याद कर लेना, 2019-2020 की जितनी सारे पुस्तकें पूछी गई हैं। नहीं, चलो। 16वीं शताब्दी के दौरान चंडी मंगला की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, तमिल, बंगाली, उड़िया। क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनअकैडमी पर आप भी क्लास लेकर आइए। बिल्कुल अमन राठौर, कल मेरी अनअकैडमी पे 3 से 4 है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं बता दूंगा। रोहित कुमार फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप जैसे ही नोट फॉलो करोगे मैसेज आने लगेंगे क्लास के। ठीक है। 16वीं शताब्दी के दौरान चंडी मंगला की रचना बंगाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में? बंगाली भाषा में की गई थी। बंगाली भाषा में, यानी कवि कानन मुकुंदराम चक्रवर्ती, ये राइटर हैं, का चंडी मंगला महाकाव्य पैमाने का एक अनुकरणीय कार्य है, जो देवी चंडी की निरंतर लड़ाई की कहानी को मनुष्य के बीच स्थापित करने के लिए याद करता है। तो ये राइटर हैं भैया। ये दिसंबर 1962 में सोवियत नेता ने घोषणा की कि चीन 1962 के भारतीय चीन युद्ध के लिए जिम्मेदार था। यानी क्वेश्चन क्या कहा कि भैया बताओ कौन सा नेता वो है जो कहा कि 1962 में इंडो चाइना जो वार हुआ है उसमें चीन को कसूरवार ठहराया है। चीन को कसूरवार ठहराया है। घिसा पिटा कितने पढ़ोगे? लेवल कहते हो ऊपर लेके आओ। मजा नहीं आ रहा है सर, आज लेवल लेकर आए हैं तो चेहरे की इमोजी ऐसे बनी हुई है, चेहरा लटका हुआ है सबका।
चेहरा बिल्कुल लटका हुआ है। क्रुसेव क्रुश्चेव ने घोषणा किया था कि भैया ये इंडो चाइना जो वार हुआ था वो चाइना दोषी है, चाइना जिम्मेदार है। दैट मीन्स सोवियत नेता, यूएसएसआर के नेता, क्योंकि यूएसएसआर भारत का शुरू से ही दोस्त रहा है, निकिता क्रुश्चेव ने अध्यक्ष माओ के साथ एक बैठक में नेहरू का बचाव किया और इस कार्रवाई ने चीन की धारणा को मजबूत किया कि सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सभी का चीन पर विस्तारवादी फैसला था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। साइंस क्लास की टाइमिंग की बात करेंगे 6 से 7 और 7 से 8 आपका ये। कितने घिसे पीटे क्वेश्चन पढ़ोगे भाई, बता तो दो। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, क्या होगा? जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहां हटा दिया गया है। अब बहुत आप लोग बात करते हो, कम बात करिए। सॉरी, कम बात करो। कम बात यानी कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कितने हैं? 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। संविधान का अनुच्छेद 169 के आधार पे विधान परिषद बना सकते हैं या हटा सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलय से पहले एक नए लोगो का अनावरण किया? क्वेश्चन नंबर 20। डीआरडीओ की क्लास कब से स्टार्ट करोगे दोबारा? तुषार जी, अब डीआरडीओ की क्लास यहां नहीं होंगी, क्योंकि डिफेंस जो चैनल है वहां पे हो रहा है, वहां पे आप जुड़िए या फिर आइए अनअकैडमी पे मेरे से पढ़ना है तो। क्योंकि बच्चे यहाँ 24 घंटे का स्लॉट बिल्कुल फुल है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी इज राइट, पीएनबी इज राइट। अब ये आपके सामने इमेज है। पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ। केनरा में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुआ। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाएगा कौन से बैंक किसमें मर्ज हुआ है। ठीक है, अगर बात करें सर 30 अगस्त 2019 को की गई घोषणा के साथ, जहां 2017 में 27 नेशनलाइज्ड बैंक था एसबीआई ग्रुप को लेकर, एसबीआई ग्रुप को लेकर 27 था। अब ये मत सोचना सर मैंने तो 20, 21, 22 पढ़ा है, मैंने कह दिया एसबीआई ग्रुप को लेकर। अब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उसकी संख्या घटकर हो गई 12, घटकर हो गई है 12। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये था आज का सेशन। और अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो सर, अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। और ये एनसीईआरटी कहां मिलेगा? तो बिल्कुल अनअकैडमी पे सीबीएसई क्लास के लिए 9 to 12, मात्र 99 रुपये महीने में। क्या चाहते हो यार, एक महीना 99 रुपया, चैप्टर वाइज जीके पढ़ते रहो। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो अभी 6:45 पे इवेंट है, मिलिएगा जरूर। मैं वहां बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या है रेलवे का। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अच्छे से ख्याल रखना, जुड़ना जरूर अभी 6:45 पे, जुड़ना 6:45 पे। ठीक है बच्चे, चलिए।